4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तालीम जो है उजाले करती है, अंधेरे जो जहालत के हैं उसको दूर करती है। और इस बात को केरल ने, साउथ के राज्यों ने इस कदर ज़्यादा अपनाया कि वहाँ की साक्षरता दर हो, वहाँ की पर कैपिटल इनकम हो, वो कम से कम उत्तरी राज्यों के बामुकाबले बहुत ज़्यादा है। बिहार की अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कल भी आपको बता गया था कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम 800 या 900 डॉलर के बीच में है। उत्तर प्रदेश जहाँ 30 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ की पर कैपिटा इनकम 1200, 1300 या 1400 के बीच में है। लेकिन केरल अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको 4300 से ज़्यादा डॉलर प्रति ईयर पर कैपिटा। आप तमिलनाडु चले जाएंगे 4000 से ज़्यादा। ये जो कंपैरिजन हमारे यहाँ पूरे भारत को 2400-2500 पर कैपिटा पे लाता है, उसका बहुत बड़ा रोल दरअसल साउथ के स्टेट्स का है, जिनके बारे में तरह तरह की प्लानिंग्स हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने जो शुरुआत की थी कि शिक्षा, तालीम, जानना ये क्या चीज़ है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना, मतलब कि जानना, वो आपके दिमाग के चक्षुओं को खोलता है। लेकिन कभी कभी शिक्षित व्यक्ति पर धर्म का धर्मांध, धार्मिक पशु बनकर के अगर आ जाए तो उसकी तालीम भी काम नहीं आती। लेकिन फिर भी मरहम यही है, इलाज यही है। थोड़ा सा कंपैरिजन आया है, भारत की ही जो सोर्सेज हैं उन्हीं के माध्यम से छपा है। बजट एलोकेशन का एक स्क्रीन दिखाता हूं मैं आपको। एक तो पूरा भारत दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जो भगवा कलर में है, और एक काले कलर में भी है। लेकिन आप देखेंगे पूरे भारत का जो टोटल बजट है उसका 2.5% सिर्फ शिक्षा पे खर्च किया जाता है। बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,28,649 करोड़ रुपया ये टोटल भारत पे खर्च किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर आप बराबर में देखेंगे तमिलनाडु, उसका जो बजट एलोकेशन है एजुकेशन पे, उसका 55,261 यानी कि 50% के करीब। और ये बजट जो है उसका टोटल 21% वो अपनी शिक्षा पे खर्च करते हैं। ये सोर्स जो है ना दोस्तों, वो किसी स्टालिन की सरकार का नहीं है, indiabudget.government.in उनका है। एक अखबार में एक पत्रकार लिखते हैं कि माननीय और आर्थिक सूचकांक के संवेद विश्लेषण से, इतनी शुद्धि लिखने की जरूरत क्या है पत्रकारों को। ये हम जो आम बातें करते हैं ऐसे नहीं कर सकते आप, पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, जो हिंदी के शब्द हैं उनको बोलने को हम मना भी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम जो आम बोलचाल के शब्द हैं अगर वो बोल देंगे तो मेरी भी समझ में आ जाएगा, मैं समझा भी दूंगा। असंवेद क्या है साहब? मैं अगर इन पत्रकार महोदय से पूछूं कि संवेद तुम्हारे अलावा कितने लोग जानते हैं, मैं तो जानता नहीं साहब। अब मैं कॉन्वेंट में थोड़ा पढ़ लिख गया थोड़ा बहुत, हालांकि मैं पहले हिंदी मीडियम में भी था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप क्या समझाना चाहते हैं। इनका भी एक जगत बना हुआ है, मैं इस खबर पे तो आऊंगा ही। इन पत्रकारों को भी एक जगत बना हुआ है जो बूढ़े पत्रकार हैं। एक तो जब इनसे मिलेंगे आप, मैं भी लखनऊ में मिला था, तो इतने से हाथ देते हैं हमें यूं करके। अरे भाई, अगर तू 40 साल पहले दुनिया में आ गया तो मेरा कसूर है इसमें? जानकारी की बात हो सकता, चूंकि तुम उम्र में ज्यादा हो सकता ज्यादा जानकारी हो, हालांकि पैमाना नहीं है ये। लेकिन हिंदी पट्टी के बहुत सारे पत्रकार फाइनेंस पर तो बात ही नहीं करते, उनके बस की नहीं है बोलने दो शब्द। हिंदू मुसलमान की बात आने लगे, राजनीतिक आंकड़े आने लगे। एक सुकेश करके है, वो न्यूज़ 24 पे बैठता, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूं। वो जब बैठता है टीवी पर तो उसका स्टाइल ये होता है बैठा। अब एंकर बोल रहा है, उसके हाथ में पेन है, वो घुमाया जा रहा है, और वो हिंदी पट्टी का विधानसभाओं का विश्लेषण करता है। आप यकीन मानिएगा, मैं एक चैनल में काम करता था, वहाँ हमारे एक समकक्ष पत्रकार थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि कौन सी विधानसभाओं में कितने वोट % कितना है। हूबहू वही बताने लगा न्यूज़ 24 पर। मतलब पहले अगर मिसाल के तौर पे उसने फतेहाबाद की बताई थी और बाद में आगरा की बताई, तो सीक्वेंस भी नहीं बदली, बिल्कुल सेम वही। यूट्यूबर की बातों से चोरी करके मेनस्ट्रीम मीडिया पे टेढ़ा होकर बैठ जाना या मुंह को अपने बना लेना, ये बड़े पत्रकार की पहचान है क्या? मेरी हालांकि बात बदलती जा रही है, मैं कहीं और बात करने जा रहा हूं। लेकिन अब होता क्या है, इन पत्रकारों को ये लगता है, जो बूढ़े पत्रकार हैं, ये उम्र में ज़्यादा है,
और दिमाग में इनकी बहुत ज़्यादा खुश्की है कि साहब हमारी ही खिड़की से आसमान दिखता है, तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ हैं आप लोग। और देखिए आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सारी दुनिया की एजुकेशन जिसके बारे में मैं बात करने आया हूँ उसको ज़ीरो कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। ज़बान का कोई बंधन नहीं है, वो अपनी ज़बान पर बोलेगा, वो ऐसे ही जवाब देगा। पीएचडी की और एमबीबीएस की और उसकी ज़रूरत अब आने वाले वक्त में नहीं पड़ेगी, रोबोट कर रहे हैं ऑपरेशन। तो ये तो एक अलग बात है, हालांकि उसके लिए भी तालीम की ज़रूरत है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इन पत्रकारों को जिनकी मैं बात खुद ही कोट करता हूँ, मजबूरी है चूँकि ये लोग इनका काम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इतने भारी शब्द मैं आउट ऑफ ट्रैक हो गया यार। देखिए 5 मिनट भी गुजर गए, दो ढाई मिनट में समेटता हूँ। इन्होंने कहा तमिलनाडु देश का बेहतरीन राज्य साबित होता है, उत्तर भारतीय राज्य सबसे फिसड्डी। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि दक्षिण भारत के राज्यों में अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बजट पर अच्छी व्यवस्था करने की प्रतियोगिता चल रही है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में यह काल मस्जिदों के नीचे मंदिर की तलाश और मूल्यों को टाइट करने का है। नतीजा भी उसी तरह के आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तो दोस्तों ये टोटल शिक्षा के बजट की बात मैं आपके सामने रख रहा था और ये सरकार का बजट है। जब तालीम मिलेगी तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे कि एआई क्या है। ये एआई का आर्टिफिशियल का जो शुरुआती मरहला है, ये मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये नैरो आर्टिफिशियल है। इसके बाद आने वाली है दूसरा, उसके बाद आने वाली है सुपर। उस पर ऊपर काम कर रहा है चीन और रशिया और अमेरिका, और हम वाकई मस्जिदों के नीचे कुछ और ढूंढ रहे हैं। अब आप ज़रा देखें कि इस तालीम से किस प्रकार से दूर किया गया है। ये फाइनेंशियल जो मोदी जी के जो गवर्नमेंट है 2014 से 2015 तक, इसके बीच में बजट है। ये टोटल 2014 से 15 के बीच में 4.14 यानी कि 14.25 के करीब हमारा बजट एलोकेशन था। उसके बाद 2015 आया 3.88 हो गया, 2016 आया 3.66 हो गया, 2017 में 3.71, 2018 में 3.48, 2019 में 3.40, 2020 में 3.25 हो गया, फिर 2021 में ये 2.5% के करीब हो गया, और अब आकर के 2023-24 में ये 2.51 हो चुका है टोटल बजट। अब बात यह है दोस्तों कि जब इस तरह का पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते शिक्षा में, और आपकी मन की आवाज़ में और जो आपकी रैलीज होती हैं देश विदेश में, उसमें भारत के लोगों का पैसा जाता है और बड़े बड़े उद्योगपति आपके उन प्रोग्राम्स को अरेंज करते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है एमएसएमई के तो हाल बुरे होंगे, लघु उद्योग के तो हाल बुरे होंगे। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि सबसे ज़्यादा घिसने वाला, पिटने वाला, सबसे ज़्यादा बेइज्जत होने वाला ये छोटा तबका, हिंदी पट्टी का, जो माथे पे लगा के तिलक और घूम रहा है यात्राओं में और नारे लगा रहा है और पेट में इसके खाना नहीं है। सबसे बड़ी हैरत की तो बात यह है, चूंकि धर्म एक ऐसा पुर्जा लेकर के आई आरएसएस और बीजेपी कि पिछले 1920, 24, 25 में जो शुद्धिकरण लेकर चले थे, इनको मालूम नहीं था कि आने वाले वक्त में धर्म की जब हम राम मंदिर और ये तमाम चीज़ें लेकर आएंगे तो हम देश के अंदर 85% लोगों को वाकई एक साथ कर देंगे। दोस्तों बात यह है कि इस वाली बातों को भी जानने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। हालांकि मैं जानता हूं कि शिक्षा की हालत यह है कि मेरे शहर के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर दिमाग में गोबर लिए फिर रहे हैं, कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स के टिकट बांटते हैं अपने स्टाफ को। तो पढ़े लिखे समाज पर भी मैं देख रहा था 2019 नहीं 2014 में, दोनों जगह 2019 और 2024 में सॉरी, एक दिन पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश के मेरठ में आए और होटल के अंदर बड़े बड़े जो मैं कह सकता हूँ बिजनेसमैन और बुद्धिजीवी वर्ग है उसको इकट्ठा किया। मैं अभी देख रहा था 2024 में योगी जी आए और यूनिवर्सिटी का जो हॉल है वहाँ बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया। अगर उनके दिमाग को दरअसल बदलने की कोशिश है, आप कन्विंसिंग तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप भगवही के रंग में रंग देना चाहते हैं सबको, तो फिर तो जाहिर सी बात है शिक्षक की तो कोई ज़रूरत है नहीं। धीरे धीरे ये 2.5% जो छोड़ा है आपने, और तमिलनाडु अपने बजट में से 21% कर रहा है, इसको भी ख़त्म कर डालिए, छोड़िए। स्कूलों के हालात तो हमें मालूम है क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।